Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with lesson number 17, Introduction to Biotechnology. Right, in the last lecture we started with heredity and variation, okay, and we studied something regarding various genetic disorders in that lesson, right? So what do you think कि वो genetic disorders का पता कैसे लगाया गया होगा? It is because of this biotechnology field only. Now I think so this word is new to you, biotechnology. You might have heard about biology, या उसके पहले आप सिर्फ साइंस जानते थे, राइट? बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि साइंस के अंदर भी वेरियस फील्ड्स हैं. जैसे पहला इज़ फिज़िक्स, सेकेंड इज़ केमिस्ट्री. साइंस वन इज़ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन, एंड साइंस बी व्हाट वी आर स्टडिंग नाउ इज़ बायोलॉजी. ओके, अब बायोलॉजी के अंदर भी फील्ड आते हैं जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, microbiology. Okay, so these are various fields which come under biology. So यहाँ पे आप पढ़ोगे कि what biotechnology has brought, what new applications it has came up with, and उससे benefit क्या हो रहा है हम humans को. Okay, then you will be studying about various nerve cells and all. Okay, so यहाँ पे जब बायोटेक्नोलॉजी की बात आती है, how can you define this biotechnology? See, you can define it as ऐसा टेक्निक, इट इज़ टेक्नोलॉजी, राइट? इट मीन्स इट हैज़ अ टेक्निक. तो ऐसा टेक्निक जो इम्प्रूवमेंट लेके आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाय आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब नेचुरली प्रेजेंट है. आर्टिफिशियल हम कब बोलते हैं? जब वो नकली होता है, मैन मेड होता है, राइट? तो यहाँ पे आर्टिफिशियली जब जेनेटिकली चेंजेस किए जाते हैं एंड हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, तब हम इसको क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी. ओके, नाउ इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स. नाउ बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फील्ड इट हैज़ बिकेम possible to treat those genetic disorders by genetic modification. अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन में व्हाट डिड आई टोल्ड यू, जब जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं तो क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स होते हैं वो या तो इंक्रीज़ हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं, या जो न्यूक्लियोटाइड की पेयरिंग है वो यहाँ से वहाँ ख़राब हो जाती है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट वी स्टडीड अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर. अब जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, हाउ इट कैन बी क्योर्ड. अब अगर समझो दिस इज़ द जीन, ओके, यहाँ पे एडेनाइन की पेयरिंग हुई है थाइमीन के साथ, गुआनाइन की साइटोसाइन के साथ, फिर एडेनाइन की साइटोसाइन के साथ हो गई है. सो दिस इज़ द रॉन्ग पेयरिंग, राइट? वी हैव सीन कि ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा एंड जी हमेशा सी के साथ पेयर करेगा, राइट? तो यहाँ पे रॉन्ग पेयरिंग हो गई है एंड दिस लीड्स टू जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना? अब हम इसको क्योर कैसे करेंगे? वी विल क्योर दिस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अब आर्टिफिशियली मैंने बोला यहाँ पे आर्टिफिशियली जेनेटिक चेंज किया जाएगा, राइट? तो ये जो सी है, सी न्यूक्लियोटाइड साइटोसाइन, it will be replaced with thymine and this is how the disease will be cured, the disorder will be cured. Okay, so I hope so you have understood कि biotechnology के अंदर किया क्या जाता है. Okay, then you have also learned about tissue culture, right? then अभी हाइड्रोपोनिक प्लांट्स आ गए हैं. अभी आपको पता है अब तक कि प्लांट को ग्रो होने के लिए सॉइल चाहिए, सनलाइट चाहिए, राइट? तो अभी एक नया टेक्नोलॉजी आया है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक प्लांट्स. इसमें क्या किया जाता है? विदाउट सॉइल प्लांट्स को ग्रो किया जाता है. ओके, तो हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर के अंदर जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को वी कॉल इट एज हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ अभी इसमें मैंने आपको बोला था हाइब्रिडाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग. इसका एग्जाम्पल इफ़ आई टेल यू, जो हमारा इंडियन काऊ है ना, वो मिल्क जो है वो कम क्वांटिटी में देता है. बट देर वॉज एन अमेरिकन काऊ, आई थिंक सो नेम वॉज जर्सी इज़ ऑफ इंडियन. ओके, तो वो अमेरिकन काऊ जो था वो मिल्क दे रहा था बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में. वाई? बिकॉज उसके पास वैसा जीन था जो ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस कर रहा था एंड आर इंडियन काऊ डिडंट हैड दोज जीन्स. तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट जस्ट टुक द जीन जो अमेरिकन काऊ के पास था एंड दे जस्ट एडेड दैट जीन इनटू द इंडियन काऊ.
अब जीन डालने के बाद क्या हुआ, व्हाट वाज द डिफरेंस दैट वाज ऑब्जर्व इन द इंडियन काउ वाज, अगर पहले वो 10 लीटर ऑफ मिल्क दे रही थी, आफ्टर गेटिंग द जीन फ्रॉम द अमेरिकन काउ, नाउ इट विल गिव 15 to 20 liter of milk. So this is the difference biotechnology has made in this century. Okay, so biotechnology और किस तरह से हमें help करता है, see, it has become possible to produce plants and animals bearing some new characteristics along with their natural one. Like अभी हमने देखा कि इंडियन काउ थी, उनके पास मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं था, बट अमेरिकन काउ से जब उसका जीन मैनिपुलेट किया गया, दे हैड द सेम कैरेक्टरिस्टिक लाइक दैट ऑफ अमेरिकन काउ, राइट. तो यहाँ पे हम न्यू प्लांट्स एंड एनिमल सेम तरह से डेवलप कर सकते हैं. देन इट हैज़ ऑल्सो लेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ वराइटीज़ ऑफ कैश क्रॉप्स, जैसे हो गया वीट, राई, मस्टर्ड सीड्स. इनके ऊपर क्या होता था कि पेस्ट आ जाते थे, इंसेक्ट्स आते थे, ओके, तो वो उनको खा लेते थे एंड इनका क्रॉप्स ख़राब होता था. तो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के वजह से ये क्रॉप्स जो है बच जाते हैं एंड इनकी जो ग्रोथ होने का जो इम्प्रूवमेंट है दैट इज़ ऑल्सो मच बेटर, एंड इसलिए इसको गुड प्राइस पे फार्मर्स कैन सेल आउट. सो दिस इज़ ऑल्सो वन एडवांसमेंट इन ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी. देन बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्ड to increase the ability of the plant to withstand environmental stress. Now अभी आपको पता होगा कि जो स्ट्रेस है वो सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग्स को होता है, प्लांट्स को थोड़ी कोई स्ट्रेस होता है. दे जस्ट टेक सनलाइट, दे गेट द प्रॉपर वाटर एंड दे ग्रो, प्रिपेयर देयर फूड एंड दे ग्रो. व्हाट स्ट्रेस डू प्लांट्स हैव टू सफ़र फ्रॉम? एनी गेसेस? सी, प्लांट्स जो होते हैं ना, अगर आपने उनमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो दे विल हैव टू सफ़र फ्रॉम वाटर स्ट्रेस, तो उसको हम बोलेंगे वाटर स्ट्रेस कंडीशन. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको 30 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर नहीं चाहिए, बट एनवायरनमेंट को थोड़ी पता है कि ये प्लांट को 30 से ज़्यादा नहीं चाहिए. तो एनवायरनमेंट में कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर 40-45 भी हो जाता है, राइट. तो वहाँ पे उसको टेम्परेचर स्ट्रेस हो गया. अब वाटर स्ट्रेस में एक तो आपने पानी डाला होगा या बहुत ज़्यादा पानी बारिश हो गई है तो वहाँ पे रेनफॉल स्ट्रेस, फिर बहुत ज़्यादा हवा आ रहा है वहाँ पे विंड स्ट्रेस. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग्स को स्ट्रेस होता है, प्लांट्स ऑल्सो सफ़र फ्रॉम वेरियस स्ट्रेसेस, ठीक है. एंड बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के थ्रू प्लांट्स की एबिलिटी को इंक्रीज़ किया गया है कि वो सारे स्ट्रेसेस से खुद को बचा सके, ओके. एंड इफ़ यू टॉक इन केस ऑफ ह्यूमंस, तो बायोटेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है वेरियस वैक्सीन्स बनाने में. कोई भी डिज़ीज़ जो है, कंजेंशियल डिज़ीज़ है, उसको अर्लियर आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो, ये सारे फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अ लॉट, okay. Then it has also helped in organ transplantation, cancer research, production of artificial cartilage, and most of the experiments or the processes which occur biotechnology के अंदर ये सारा labs होता है. And remember one thing, biotechnological lab में आप अपना जो बाहर शूज़ पहनते हो, you can't go with that shoes. You need to sanitize your hands before you work there, because वो पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री एरिया होता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर तो एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है बट बाहर से आप सारे लेके जा रहे हो. तो व्हेन यू गो टू सच लैब्स, वहाँ पे 3-4 डोर्स होते हैं बिफोर एंटरिंग दी मेन लैब, जहाँ पे सारा काम होता है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लेवल है वो कम से कम जाए वहाँ पे, ओके. वहाँ पे फिर फ्यूमिगेशन किया जाता है हर वीक, एंड अगर वहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होता है तो डेली वहाँ पे फ्यूमिगेशन किया जाता है. फ्यूमिगेशन प्रोसेस से क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइन्यूट से माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर लैब के अंदर प्रेजेंट होंगे ना, दे विल डाई. तो ये एक ऐसा लैब होता है जहाँ पे एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता, पर ये लैब को यूज़ किया जाता है टू कल्टिवेट एंड टू ग्रो वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड जब आप कभी विज़िट करोगे बायोटेक्नोलॉजिकल लैब में इन फ्यूचर, यू विल सी कि लैब में सारे बर्नर के बीच में काम कर रहे होते हैं, ओके. सी, this there are 2 burner which are placed and this is the space which are provided to do the work. तो इतने से स्पेस के अंदर the scientist और the students will have to work, बिकॉज 2 बर्नर के बीच में ये क्यों बर्नर के बीच में क्यों किया जाता है पूरा प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होंगे, ओके. एंड अगर अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं होने चाहिए, यू विल आस्क, बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अ वैक्सीन, तो वैक्सीन लगने वाली है एंड अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा एंड वो वैक्सीन अगर किसी इंडिविजुअल में गई, व्हाट विल हैपन,
वहाँ पे इट विल बी डेंजरस फॉर दैट ह्यूमन बीइंग ना. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डेंजरस ऑल्सो. हमें क्या पता कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सो दैट इज़ द रीज़न कि बायोटेक्नोलॉजिकल लैब के अंदर बहुत ज़्यादा सेफ्टी देखी जाती है. ओके, देन बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. अभी इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है, राइट. पॉपुलेशन इज़ नॉट अंडर कंट्रोल. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंड जो है एग्रीकल्चरल लैंड वो तो उतने ही है, राइट. पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है बट द लैंड इज सेम. लैंड तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा. अर्थ का साइज़ तो उतना ही है, राइट. तो इसके लिए अब यहाँ पे हमें किसी चीज़ की, किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी. सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग अस कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन कम से कम एरिया में वो जनरेट कर पाए. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द एम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि खाना ना मिले लोगों को, इतना पॉपुलेशन इंक्रीज़ ना हो जाए. सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो. ओके, तो इफ़ यू सी बायोटेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ हेल्प कर रही है. एंड इट इज़ दी, I think so, for future, from future perspective, it is one of the best field to study. Okay, so I hope so you are clear with the term biotechnology. So you will be studying about various topics which are there in this, but this was just a short film or a short topic which I covered under biotechnology. And I think so you might imagine now ki how vast this biotechnology field is. Okay, so let's start. See, can you recall कि which components bring about important processes in living organism? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे कौन से अलग कंपोनेंट्स हैं जिसके वजह से सारे प्रोसेसेस होते हैं उनके बॉडी में. आई होप सो यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट आई थॉट इन द लास्ट लेक्चर इन हेरिडिटी कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग जो है वो किससे बना हुआ है. दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए एंड डीएनए के अंदर जीन्स, राइट. तो इफ़ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट यू विल राइट कि सेल brings about important processes in living organism. Okay, and cells are the smallest structural and functional unit of body of living organism, right. We are studying this since many years. The definition for cell. Okay, so cell is the important component which is carrying out various processes in living organism. Okay, now see what are abiotic component. You might have studied about biotic component and abiotic component, right. बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इफ़ आई से वो क्या होते हैं, दे आर बायोटिक कंपोनेंट. नाउ व्हाट आर अबायोटिक कंपोनेंट, हाउ यू विल से अबायोटिक कंपोनेंट. सारे नॉन लिविंग यू कैन से दे आर अबायोटिक. ओके, सी पहला कंपोनेंट विच यू नीड टू राइट अंडर अबायोटिक कंपोनेंट इज लाइट. नाउ लाइट का यू नीड टू राइट वन यूज़ or how it is used. Okay, so plant जो है they use light to prepare their food, right. And animals and human beings they depend on plant for their food, right. अगर लाइट नहीं होता तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते. एंड अगर प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो खुद ग्रो नहीं करेंगे, तो हाउ विल एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग सर्वाइव. अब ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, दे विल ईट अप द एनिमल, बट व्हाट अबाउट द एनिमल्स, दे ऑल्सो नीड सम फूड ना. सो हियर यू कैन कंक्लूड कि एक फूड चेन यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, राइट. अगर प्लांट्स को लाइट नहीं मिलेगा तो एनिमल्स विल सफ़र, राइट. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स बोथ विल सफ़र. सो दिस इज़ अ चेन विच गोज ऑन. ओके, देन सेकेंड अबायोटिक कंपोनेंट इज टेम्परेचर. ओके, नाउ द टेम्परेचर कोई भी प्लेस का इट डिटरमाइंस वेदर विच टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट लीव्स देयर. ओके, पोलार बेयर इफ़ आई टॉक अबाउट, पोलार बेयर आपको पता है जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे ही रहता है, राइट, कोल्ड रीजन्स में. सो कोई भी प्लेस अगर आप किसी भी प्लेस का नाम लोगे तो यू कैन डिटरमाइन कि विच टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट्स विल बी अवेलेबल देयर. ओके, सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर वेरी कोल्ड. I told you polar bear, right. So that way you can remember this example for temperature. Now water, we all need water to live, right. बिना पानी के आप एक दिन भी रहते हो क्या, नहीं ना. We need water daily. In every hour we at least need one sip of water, right. So about 3/4 part of the earth's surface is covered with water.
ठीक है, जो अर्थ का 3/4 सरफेस है वो पूरा वाटर से कवर्ड है एंड अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडीज वेट इज़ ड्यू टू वाटर. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल वेट योर सेल्फ ना, रिमेंबर जो 70% आपका वेट है, सपोज़ आपको बोला गया है आपका वेट इज़ 60 और सपोज़ इट इज़ 40. ठीक है, आपका वेट 40 है. अब 40 में से 70% वेट जो है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड यू. Okay, now next component is air. All living thing require oxygen for respiration, right? Plants, animals को survive करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है and plants को survive करने के लिए they need carbon dioxide from human beings, right? And without this respiration process, what will happen? Plant will not get carbon dioxide and we will also not get oxygen, and that what will happen, we will eventually die, right? So without respiration they cannot utilize the food to produce energy. Okay, ये किसके बारे में बताया गया है? They can't utilize the food to produce energy. It is told about plants. Okay, next is soil. Now the soil is the basic medium for the growth in plants, right? अभी तक हमें पता था कि जब तक प्लांट्स को सॉइल नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट्स टू ग्रो. अब सॉइल में ऐसा क्या होता है जिससे प्लांट को इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की? सॉइल कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड बाय द प्लांट टू ग्रो, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम. ओके, सो दिस आर द वेरियस कंपोनेंट विच आर नीडेड बाय द प्लांट्स एंड दिस आर प्रेजेंट इन द सॉइल. ओके, इसलिए सॉइल की ज़रूरत होती है प्लांट्स को. सम एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो लिव इन द सॉइल, राइट? अगर आप कभी कोई जंगल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सॉइल के अंदर वेरियस एनिमल्स और बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? सो दिस आर सम ऑफ द अबायोटिक कंपोनेंट्स: लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर एंड सॉइल. ओके, 5 अबायोटिक कंपोनेंट्स. Now, which is the smallest structural and functional unit of the body of living organism? So you will write here, cell is the smallest structural and functional unit of living organism, right? Which can exist on its own, and therefore it is sometimes called the building block of life. Because अगर cell नहीं होता तो human body नहीं बनी होती, right? So it is the building block of the life. Now see, what are tissue? How will you define tissue? See, remember one concept here. अभी समझो, this is a cell. ठीक है, ये क्या है? Cell. This is a single cell. ठीक है, अब जब बहुत सारे cells एक साथ आ जाएंगे तो they will make up tissue. Okay? जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ आ जाएंगे तो दे विल मेक अप ऑर्गन. ओके, एंड जब 2-3 ऑर्गन साथ में आ जाते हैं दैट टाइम दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद क्या होगा? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है. ओके, दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट गोज ऑन. सो हाउ यू विल डिफाइन टिश्यू? You can divide tissue as a group of cells having the same origin, same structure and same function, right? ऐसा group of cells जिसका same origin है, same size है, same structure, same function है, right? See, in the case of amoeba is a unicellular organism. Now what do you mean by unicellular organism? ऐसे organism जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं unicellular organism. ठीक है, तो अमीबा के केस में सारे फंक्शंस जो है दे आर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनल ऑफ दैट सिंगल सेल. तो सिंगल सेल के पास जो भी ऑर्गेनल्स होंगे वो अमीबा के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. ओके, हाउएवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, राइट? सो हाउ आर द वेरियस प्रोसेसेस ब्रॉट इन देयर बॉडी? Groups of cells come together so as to perform the various function of the body, right? Group of cell एक साथ आ रहे हैं मतलब tissues will come together and they will perform various functions which are required for the body. Okay, now see, are you familiar with the sequence letter
letters G, word G, sentence G, lessons G, textbook. Now see, अगर हम textbook की बात करेंगे, see suppose this is the textbook, okay, I will write here TB. It is a textbook. Now what do you think how this textbook has been made? टेक्स्ट को बनाने के लिए पहले हमें लेटर की ज़रूरत पड़ेगी. यू विल राइट वन लेटर. अब लेटर लिख लिया. लेटर से वो जब आप 3-4 लेटर लिख लोगे तो वहाँ पे वर्ड बन जाएगा. जब आप 7-8 वर्ड्स लिख दोगे तो इट विल बिकम सेंटेंस, राइट. एंड जब आप 1-2 सेंटेंस लिख दोगे तो इट विल बिकम लेसन. एंड जब लेसन्स बहुत सारे आ जाएंगे तो इट विल बिकम टेक्स्ट बुक, राइट. दिस इज़ हाउ द सीक्वेंस. अगर आपको टेक्स्ट बुक बनानी है तो पहले आपको लेटर लिखना है. जब थोड़े से लेटर हो जाएंगे दे विल मेक अप वर्ड बन जाएंगे तो सेंटेंसेस आ जाएंगे. सेंटेंसेस से लेसन्स बन जाएंगे. एंड जब 9-10 लेसन्स हो जाएंगे इट विल कवर अप अ टेक्स्ट बुक, राइट. दिस इज़ हाउ द सीक्वेंस गोज़ ऑन. तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस, राइट. सिमिलरली हमारा जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक डेफिनाइट हायरार्की फॉलो करता है. लाइक आई सेड, एक सिंगल सेल है. जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर दे विल फॉर्म टिश्यू, राइट. एंड जब ग्रुप ऑफ टिश्यू कम टुगेदर दे विल फॉर्म ऑर्गन. ग्रुप ऑफ ऑर्गन कम टुगेदर दे विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. एंड देन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड. ओके, तो हमारा बॉडी जो है वो भी एक डेफिनाइट हायरार्की फॉलो करता है, लाइक एज ऑफ टेक्स्ट बुक. ठीक है. नाउ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सेल एंड सेल ऑर्गेनल इन दैट हायरार्की. सो हाउ यू विल डिफाइन टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू. Okay, and millions of cells are present in the body of multicellular organism. तो अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ, तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे उसके बॉडी के अंदर. ओके, सो दिस सेल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप परफॉर्म्स अ डेफिनाइट फंक्शन. अब ये सेल्स को अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा एंड ईच ग्रुप दे विल हैव सर्टेन फंक्शन टू परफॉर्म. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन परफॉर्म मूवमेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, राइट. अभी अगर हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता या रिलैक्स नहीं करता तो हमारे बॉडी का मूवमेंट भी नहीं हो पाता, राइट. सो यहाँ पे हर एक ग्रुप को एक डिफरेंट फंक्शन दिया गया है टू परफॉर्म. Now conducting tissue in plant, they are responsible for transporting water and food to all the parts of the plant. Okay, and ये conducting tissue कौन से होते हैं? Xylem and phloem. You might be aware of these two things, xylem and phloem. ठीक है, these are the conducting tissues of the plant, जो क्या करते हैं? खाना एंड पानी पहुंचाते हैं to different parts of the plant. Okay, so all the functions of the body occur with full efficiency due to the specific organization of their cells and the division of the work. Okay, अब because हर एक group of cells को एक specific function दिया गया है, इसलिए हमारी body जो है वो properly एक hierarchy में काम करती है. because अगर एक भी group ने अपना काम करना बंद किया तो what will happen? जैसे हमारा food cycle, food chain, अगर एक भी animal गायब होगा तो इट विल गेट अफेक्टेड. सेम वे यहाँ पे हमारे बॉडी पे भी अफेक्ट होगा अगर कोई भी ग्रुप ऑफ सेल विल नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपरली. ओके, बिकॉज ईच एंड एवरी ग्रुप विल बी लिंक टू ईच अदर. ठीक है. सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू विल लुक लाइक अंडर अ माइक्रोस्कोप. ठीक है. नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू. वन इज सिंपल टिश्यू एंड द सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. Simple tissue को how you will define? Simple tissue will be made up of only one type of cell. Simple tissue क्यों बोला गया है इसको? Because ये सिर्फ एक type of cell से बनेगा. And complex क्यों बोला गया है? Because ये अलग अलग type के cell से बना होगा. Okay? Simple tissue का example क्या है? Epithelial tissue of animals and meristematic tissue of plants. ठीक है? So this can be asked in fill in the blanks. Okay? देन कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है? ब्लड ऑफ एनिमल्स, इट हैज़
various types of cells present in it, then xylem and phloem of the plant. Okay, so remember there are two types of tissue, simple tissue and complex tissue. Now see, think about it. Are the structure and functions of the bodies of plants and animals the same? What do you think so कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है एंड प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है, दे आर सेम? सी, plants being sedentary, most of the tissues are of the type that give support. Okay, plants कैसे होते हैं? They are sedentary, इसलिए उनके जो भी tissues होंगे उनका काम क्या होगा? Just to give support. Okay, there are dead cells in some tissues and this do not need much attention, and growth of the plants occur in specific part of their body where the tissue contain dividing cell. ठीक है, टिश्यू के जिस पार्ट में डिवाइडिंग सेल होगा वहाँ से ही प्लांट की ग्रोथ होती है. ओके, एंड एज एनिमल्स हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड पार्टनर्स, देयर एनर्जी नीड्स आर ग्रेटर. सो शुड आई आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक कि प्लांट्स को ज़्यादा एनर्जी लगती है या एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी लगती है? सी, इफ़ यू थिंक प्लांट्स जो है वो एक ही जगह पर होते हैं, उनको अपना खाना खुद से बनाते हैं, उनको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं अपना खाना बनाने के लिए, राइट? दे विल जस्ट बी एट वन प्लेस. पर एनिमल्स को यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, राइट? दे हैव टू गो फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर. दे ऑल्सो हैव टू गो एंड मीट देयर पार्टनर्स ना. सो दे विल गो एंड दे विल जस्ट रोम इन द जंगल. दे विल अटैक ह्यूमन्स, राइट? उनको डराना भी तो होता है हमें. सो देर आर वेरियस वर्क विच एनिमल्स हैव टू डू, एंड इसलिए उनकी जो एनर्जी नीड होती है वो प्लांट से ज़्यादा होती है. ओके, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ ऑफ एनिमल आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल. ओके, यूनिफॉर्म ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड दे डू नॉट हैव डिफरेंट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू. ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रोथ होना मतलब एक जैसी ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर. एनिमल्स के बॉडी के अंदर एक जैसी ग्रोथ होगी, प्लांट्स जैसे नहीं कि जहाँ पे डिवाइडिंग सेल होंगे वहाँ पे ही ग्रो होगी. बिकॉज अगर वो एनिमल्स में होने लगे तो उनका एक हैंड छोटा रह जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, बिकॉज डिवाइडिंग सेल नहीं थे, राइट? सो दिस इज़ नॉट द केस इन एनिमल्स. एनिमल्स के हर एक बॉडी का जो पार्ट है उनमें यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है एंड दे डू नॉट हैव डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ एज इन प्लांट्स. ठीक है, सो दिस मीन्स दैट plants and animals, they have different types of tissue to perform the necessary function. Okay, दोनों के अंदर टिश्यू कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं. ठीक है, now see, animal tissue, this is how the animal tissue will look like under the microscope. So think about कि why can we not see our organs like the heart, blood vessels and intestine? What do you think, हमें ये दिखते क्यों नहीं है? हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होके भी we can't see them. See, our organs like the heart, blood vessels, intestine cannot be seen by us. So the reason behind this is that these organs are present inside the body cavity. Okay, and ये जो body cavity है, this cavities are covered by several kinds of tissue. ठीक है, तो इसमें अलग अलग टिश्यू होते हैं, जैसे मस्कुलर टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, एंड दैट इज़ द रीज़न हमें हमारे जो हार्ट हो गया, हमारे ऑर्गन्स हमें दिखते नहीं हैं. ओके, सो सी, इन द बॉडी ऑफ एनिमल डिफरेंट ऑर्गन्स कम टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, राइट? आई टोल्ड यू कि एक ऑर्गन जो है वो दे विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. तो जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हो, वहाँ पे कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं? नोज़ होता है, लंग्स होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, राइट? सो दिस आर द वेरियस ऑर्गन्स. तो एनिमल्स के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म होने हैं वहाँ पे एक सिंगल ऑर्गन नहीं आएगा, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम विल कम टुगेदर एंड दे विल परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, सो ऑर्गन्स लाइक द लंग्स एंड ट्रैकिया with the help of the contraction and relaxation of some muscles bring about the function of respiration, right? Same way different tissues perform different functions in the organ. ठीक है, तो जितने भी टिश्यू आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं उनके सबके फंक्शंस अलग अलग होंगे एंड अकॉर्डिंगली दिस टिश्यूज दे विल बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. ओके, यू विल बी स्टडिंग अबाउट देम लेटर. So remember this thing कि there are 4 main types of animal tissue. These are of animal tissues. Okay, first is epithelial tissue,
second is connective tissue, third is muscular tissue, and fourth is nervous tissue. So you will be studying about this 4 types of animal tissue: epithelial, connective, muscular, and nervous tissue. Okay, but before that, do you know that blood is a type of connective tissue? आपको पता है कि blood भी एक tissue है जिसको हम बोलते हैं connective tissue. And why connective tissue? Because ये आपके हर एक organ तक ब्लड, हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड है, राइट? तो इट इज़ कनेक्टिंग अस, इसलिए उसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है. बिकॉज इट सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर एंड इट ट्रांसपोर्ट्स डिफरेंट मटेरियल विया ब्लड, राइट? ब्लड के पास कितने न्यूट्रिएंट होता है, वाटर होता है, वो सारे, अगर आप दवा भी खाते हो, इट गेट्स ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड एंड देन वो एक टारगेट ऑर्गन तक जाता है, राइट? सो ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट मटेरियल्स. फॉर एग्जाम्पल, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल सेल इन द बॉडी. ब्लड का काम ही यही है, राइट? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सारे सेल तक पहुंचाना विया ब्लड. सिमिलरली वो वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करता है ऑल ओवर द बॉडी. कहाँ तक लेके जाता है? किडनी तक लेके जाता है. बिकॉज एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? टेक्स प्लेस इन द किडनी, राइट? तो ब्लड का काम है कि जो वेस्ट मटेरियल है किडनी तक लेके जाना, एंड उसके आगे किडनी का काम है कि उसको एक्सक्रीट आउट करना बॉडी से. ओके, तो यहाँ पे भी आपने एक रिलेशन देख लिया. अगर ब्लड अपना काम सही से नहीं करेगा, किडनी तक वेस्ट मटेरियल नहीं पहुँचाएगा, तो व्हाट विल हैपन? वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में ही रह जाएगा एंड दैट विल हार्म अस, राइट? नाउ सी, ऑब्जर्व द स्किन ऑफ द बैक ऑफ योर हैंड विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग लेंस. Now, do you see the closely attached squarish and pentagonal shapes? Can you see those pentagonal shapes in your hands? So those are also because of tissues only. Okay. Now see, use your brain power and let me know कि what keeps the various organs and organ systems separate from each other and how they are separated from each other. What do you think so? कि सारे organ एक दूसरे के साथ mix क्यों नहीं हो जाते? What is the reason behind that, and how, if they are separated, so how they are separated? So see, there are various organs and organ systems, right? So they are separated from each other because of the presence of tissue only. ठीक है, टिश्यू हमारे बॉडी में है एंड यही रीज़न है कि हमारे बॉडी का जो सारा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है वो एक दूसरे से अलग है. Okay, so tissues like epithelial tissue, they will form the covering of the organs and thus it will separate it from one another or from the other organ. Okay, so here also the reason is tissue only. ठीक है, so I hope you are clear with this. Now types of epithelial tissue we will start in the next lecture, but till then remember what are tissue, then what is the 4 types of animal tissue. Okay, remember these things. We will start with the types of tissue in the next lecture. So I hope you are clear with today's topic. So we are done for the day. Thank you everyone.